everyone, today we are going to start the next part of change in profit sharing ratio among existing partners. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की गुडविल के कुछ फैक्टर्स के बारे में और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ बेसिक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के एंड में भी बोला था कि आज हम गुडविल की वैल्यूएशन पे बात करेंगे कि उसकी वैल्यूएशन के क्या मेथड्स हैं, किस तरह से हम उसको ट्रीट करते हैं। तो इस वीडियो में हम उस पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। जैसा कि मैं ऑलवेज कहती हूँ आप लोगों को कि आप कुछ भी अकाउंटेंसी में कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। तो यहाँ पे हम गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जानना भी जरूरी है। तो ध्यान रखिए, जब आप गुडविल को वैल्यू करते हैं, जब उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी चेंज हो रही है, एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, या फिर बिजनेस को आप डिसॉल्व कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, उन सभी केसेस में आपकी जो वैल्यूएशन है गुडविल की जाती है। अब रीजन क्या है? रीजन इज जस्ट कि जो सेक्रीफाइस और गेन हम निकालते हैं कि इन सब प्रोसेसेस में किसी पार्टनर को या तो गेन होगा या कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में गेन और सेक्रीफाइस मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कैसे निकालते हैं। एडमिशन के टाइम पे देखा जाए तो जो नया पार्टनर आता है वो कुछ गेन करता है, और जो पुराने पार्टनर होते हैं उनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने प्रॉफिट्स का, ताकि वो नए पार्टनर को प्रॉफिट दे पाए, ठीक है। ऐसे ही जो रिटायर्ड पार्टनर होता है, मतलब अगर रिटायरमेंट का केस है तो कोई पार्टनर अगर रिटायर हो जाएगा तो वो अपनी गुडविल के अकॉर्डिंग कंपनसेशन लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो रिटायर्ड पार्टनर है उसके नेम के कारण, उसके रेपुटेशन के कारण भी फर्म में कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स अर्न होते रहेंगे कुछ टाइम पीरियड तक। तो उसके कंपनसेशन में वो गुडविल के वैल्यू के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू लेकर जाता है, तो उसको कंपनसेशन देना होता है, तो इसलिए भी हम वैल्यू करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हमने डिसॉल्व करना होता है अपना फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को आप सेल आउट कर देते हो, उस टाइम पे भी आपकी जो गुडविल है वो वैल्यू की जाती है, उसकी वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। वो इसलिए निकाली जाती है कि जब आप सेल करते हो किसी भी फर्म को तो उसमें उसकी रेपुटेशन की वैल्यू भी ऐड की जाती है। अब देखिए, मैं किसी भी प्रोडक्ट की अगर बात कर लूं, एक सिंपल प्रोडक्ट है होममेड, आपने घर पे बनाया, या फिर एक वेल ब्रांड कंपनी का, वेल सेटल्ड कंपनी की मैं अगर बात करूं जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, और उसकी अगर सेल की बात करूं, एक है एक नॉर्मल इंसान की कंपनी जिसका कोई ब्रांड नेम नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट है, ठीक है, ज्यादा कोई रेपुटेशन नहीं है, बट ऐसे ही सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनी बेच रही है लेकिन उसका ब्रांड एस्टेब्लिश्ड है, उसकी रेपुटेशन है मार्केट में, तो उस रेपुटेशन के कारण जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स वो अर्न करेगी, ठीक है, उसी के हिसाब से उसकी गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो उसी नेम के कारण वो जो गुडविल का अमाउंट है उसकी सेल वैल्यू में ऐड होता है, ठीक है। तो किस तरह से उसको वैल्यू करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें आप मोस्ट प्रोबेबली 3 मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज एवरेज मेथड ऑफ वैल्यूएशन, सेकेंड वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड इज हियर, सेकेंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें आप एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज मेथड के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक सुपर प्रॉफिट मेथड रहेगा और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी आपके 2 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो ये तो है आपके मेथड्स के नेम जो आप इसमें पढ़ने वाले हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन किस तरह से की जाएगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट मेथड से, दैट इज एवरेज मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है आपका, सबसे पहले हम सिंपल एवरेज मेथड में आपको बताती हूँ कि इसमें किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो सिंपलेस्ट मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का, और आपको ये भी बता दूं कि मोस्टली ये मेथड यूज होता है, बट अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट्स ही क्यों लिए जाते हैं?
फॉर्मूला एंड ऑल, वो तो आपको क्लासेस में भी करवाया जाएगा एंड आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। बट द पॉइंट इज कि जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो क्यों लिए जा रहे हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। देखिए आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन, ठीक है। रेपुटेशन आपकी मार्केट में किसकी वजह से होती है? प्रॉफिट्स की वजह से। और प्रॉफिट्स कौन से? जो आपने पास्ट ईयर्स में अर्न किए, ठीक है। तो जो प्रॉफिट्स आप पास्ट ईयर्स में अर्न कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपकी एवरेज निकाली जाती है और गुडविल कैलकुलेट की जाती है। अब एवरेज क्यों निकालते हैं? क्योंकि सिर्फ अगर मैं बोलूं कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे आप चेक कर लो कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके हिसाब से अपनी गुडविल कैलकुलेट कर लो, बट ऐसा हो सकता है कि उससे पहले वाले साल में आपके और भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहे हो और लास्ट ईयर आपका कम हुआ हो प्रॉफिट। तो इन दैट केस जो इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास वो मिसलीडिंग होगी, वो सही नहीं होगी। आप लॉसेस में जा रहे हैं बट आपको लग रहा होगा कि आप प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट केस हम एवरेज लेते हैं कुछ पर्टिकुलर ईयर्स का, लास्ट 5 ईयर्स का, लास्ट 7 ईयर्स का। आप लोग वैसे ही कैलकुलेट करोगे जिस तरह से क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने ईयर्स का एवरेज लेना है, ठीक है। इसमें आप लोग इस बारे में भी पढ़ोगे कि जो आपके प्रॉफिट्स हैं जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए जाएंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स के कारण आपको उन प्रॉफिट्स को, यानी कि जो पास्ट ईयर में आपने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं उनको भी आप लोग एडजस्ट करते हो। और वो प्रॉफिट्स इसलिए एडजस्ट किए जाते हैं क्योंकि हमें जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं वो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। वो किस तरह से होते हैं देखिए, स्टेप बाय स्टेप और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक सा बता देती हूँ कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देन आई विल टेल यू जो चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पे हम जाते हैं। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को दिए हुए हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिया होगा कुछ कि 2 इयर्स ऑफ परचेज है या फिर 3 इयर्स ऑफ परचेज है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में आप लोगों के पास ऑलवेज गिवन होगा जब आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करनी है एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि 2 इयर्स ऑफ परचेज है। अब एवरेज प्रॉफिट्स कितने इयर्स के लेने हैं ये भी क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं वहां पे लिखा होगा ऐसे कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स 4 इयर्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रीवियस 5 इयर्स जनरली यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए। तो आपके पास 2015 में कितना प्रॉफिट हुआ था? 20,000 हुआ था। 2016 में कितना प्रॉफिट हुआ था? 30,000 हुआ था। 17 में कितना हुआ था? 20,000 हुआ था। 2018 में कितना हुआ था? 40,000 हुआ था, ठीक है। ऐसे ही 2020 में आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ था? सॉरी 19 में कितना प्रॉफिट हुआ था? अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास है 20,000 प्रॉफिट आपने अर्न किया। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि जो प्रॉफिट्स हैं कितने कितने अर्न हुए, तो उसके बेसिस पे अब उन्होंने आपको सिंपल सा बोला कि एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कितने इयर्स के? 5 इयर्स के, उसके बेसिस पे गुडविल निकालनी है, ठीक है। अब निकाल देते हैं। तो एवरेज क्या होता है? जो बच्चे हिंदी में कर चुके हैं, एवरेज का मतलब औसत, ठीक है। तो एवरेज निकालना है किसी भी चीज का। आप एवरेज कैसे निकालोगे कि जितना टोटल नंबर है, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट ले रहे हो तो आपको एवरेज बेसिस पे निकालना है। तो आप निकाल लीजिए 20 + 30 50, 50 + 20 70, 70 + 40 110 और 110 + 20, ठीक है। तो इट विल बी 1,30,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 5, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 26,000, ठीक है। अब जो ये 26,000 आया ना, दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट, ठीक। एवरेज प्रॉफिट आ गया। नाउ उन्होंने बोला था 2 इयर्स परचेज करना है उसका, तो 2 इयर्स परचेज करना है। ये तो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला ना, ये एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था। तो गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? अल्टीमेटली गुडविल विल बी नंबर ऑफ इयर्स परचेज
मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपके पास क्वेश्चन में कितने गिवन है? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, किसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से? एवरेज प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपके पास? 26,000। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 52,000 आ जाएगा गुडविल का अमाउंट। ठीक है, तो जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो तो इस तरह से आपका कैलकुलेट होगा। दैट इज क्वाइट सिंपल। अब थोड़ा सा इसमें एडिशंस करते हैं। मैंने जिन प्रॉफिट चेंजेस की आपको बात की कि आपने कुछ प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना होता है, तो उस पे बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे प्रॉफिट्स एडजस्ट होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इतना समझा दूं कि जो अपने प्रॉफिट्स एडजस्ट करने हैं वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए करने होते हैं। यानी कि जो एडजस्टमेंट्स आपको इन फ्यूचर भी करनी पड़ेंगे, मीन्स कि आपको जो एक्सपेंसेस इन फ्यूचर भी पे करने पड़ेंगे या फिर जो इनकम्स रेगुलर बेसिस पे इन फ्यूचर भी आएंगी और आप उसके लिए श्योर हो। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम अपने प्रॉफिट्स को एडजस्ट करते हैं। क्योंकि जब हम सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हर तरह के लॉसेस, हर तरह की इनकम्स, बेशक वो लॉस बाय फायर है यानी कि जो नॉर्मली नहीं होता है, कभी कभार हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई लॉटरी से हमें प्रॉफिट हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट से हमें जो है प्रॉफिट रिसीव हो गया है, तो वो भी हम उसमें डालते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इन फ्यूचर भी आपके साथ हो। ना ही वो लॉस जरूरी है और ना ही वो प्रॉफिट जरूरी है इन फ्यूचर। तो उन सब चीजों को एडजस्ट करते हैं हम लोग। किस तरह से करते हैं देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए, रीड आउट कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको क्लियर करती हूँ कि पूरी कहानी क्या है, किस तरह से ये चीजें एडजस्ट होंगी। यहाँ आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दिए होंगे एक पर्टिकुलर ईयर के, एंड दे हैव सेड कि प्रॉफिट्स जो है बिजनेस के 2013 में जो प्रॉफिट्स रहे डेट वाज 40,000। ठीक है, बट उन्होंने साथ में एक चीज आप लोगों के पास और दे दी कि एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। यहाँ पे इंक्लूडिंग वर्ड लिखा होगा, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹5,000। यानी कि जो 2013 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है उसमें 5,000 रुपीज ऐड किए गए हैं जो कि एबनॉर्मल गेन था। अब वो एबनॉर्मल गेन किसी भी वजह से हो सकता है, नेम से क्लियर है। एबनॉर्मल यानी कि जो नॉर्मल नहीं है, जो रेगुलर बेसिस पे आपके साथ आगे नहीं होगा, तो हमने उसको वहां से खत्म करना, उसका इफेक्ट एलिमिनेट करना, सो दैट हम फ्यूचर के बेसिस पे डिसीजन ले पाए। फ्यूचर में जिस बेसिस पे लेंगे। उसके बाद आपके पास देखिए 2014 में उन्होंने बोला 50,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, 50,000 का प्रॉफिट, बट यहाँ भी उन्होंने कंडीशन दे दी कि 50,000 के प्रॉफिट हमें तब हुए हैं, तब शो हो रहे हैं क्योंकि हमने इसमें से एबनॉर्मल लॉस 10,000 का चार्ज किया हुआ है। यानी कि आपके प्रॉफिट्स जो थे एक्चुअल में ज्यादा हो जाते, बट उस पर्टिकुलर ईयर में एक एबनॉर्मल लॉस, यानी कि जो लॉस नॉर्मल नहीं है, लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हर साल बिजनेस में आग लगेगी फैक्ट्री में। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हर साल चोरी होगी ही होगी। तो वो जो है वो नॉर्मल लॉसेस, उनका भी हमें इफेक्ट एलिमिनेट करना है, तो उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स देखिए यहाँ पे जब हम एडजस्ट करके दिखाएंगे तो वो इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसे नेक्स्ट चलते हैं 2015 पे। 2015 के बारे में वो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट है 45,000 एक्सक्लूडिंग ₹5,000 एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। ठीक है, अब देखिए समझिए इस बात को, वो क्या कह रहे हैं कि 2015 में जो प्रॉफिट है 45,000 का है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, बट वो कह रहे हैं कि इसमें ना हमने 5,000 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम फर्म पे करेगी आगे इन फ्यूचर, अभी तक तो नहीं करती थी बट इन फ्यूचर पे करेगी। ठीक, लेकिन हमने इसमें उसको इंक्लूड नहीं किया है, यानी कि उस प्रॉफिट में से वो इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस नहीं हुआ है। हो सकता है कि उस ईयर में नहीं था, बट द पॉइंट इज हमें इन प्रॉफिट्स को फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे जब एडजस्ट करना है तो हम हर एक साल में से, क्योंकि जितने भी सालों में ये डिडक्ट होगा, ठीक है, हर एक ईयर का अपना इम्पैक्ट पड़ता है आपकी गुडविल की वैल्यू पर, तो हर एक ईयर में से ये 5,000 जो है
वो डिडक्ट किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे, सो डेट हम फ्यूचर लेवल पर आ सके। अब वो किस तरह से क्वेश्चन सॉर्ट करेंगे, देखिए फॉर्मूला आपका सेम रहने वाला है, वही टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे, सब वही रहेगा, बट प्रॉफिट्स आर टू बी एडजस्टेड हियर। तो एडजस्टमेंट प्रॉफिट्स की देख लेते हैं। 2013 में, 2014 में और 2015 में क्या क्या प्रॉफिट्स थे आपके जो इन्होंने क्वेश्चन में आपको दिए। प्रॉफिट्स वर 40,000, 50,000 एंड 45,000। ठीक है, ये प्रॉफिट्स थे, बट हमें अब एडजस्ट करने हैं। अब एडजस्ट करने के लिए देखिए अबनॉर्मल गेन कब है, 2013 में अबनॉर्मल गेन। तो 2013 में जो अबनॉर्मल गेन है हर साल तो नहीं होगा, तो इट मीन्स हम फ्यूचर लेवल पे जब सोच रहे हैं तो हम ये गेन जो है, गेन मतलब प्रॉफिट, ठीक है, तो ये हम माइनस कर देते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर साल हो, तो हम तो इसको नॉर्मल नहीं मान सकते प्रॉफिट को। ठीक है, तो आपका जो 2013 का जो प्रॉफिट आ जाएगा ना, दैट विल बी ओनली 35,000 नाउ। ऐसे ही आपने 2014 का जो एबनॉर्मल लॉस है, अब एबनॉर्मल लॉस माइनस किया होगा पहले, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे, तो अब क्या कर दोगे आप, बढ़ा दोगे उसको। तो 50,000 में आपका 10,000 जो है वो ऐड हो जाएगा, सो डेट आपके प्रॉफिट्स वही हो जाए फिर से नॉर्मल प्रॉफिट्स वाले। उसके बाद है 45,000। अब 45,000 मैंने बोला कि एवरी ईयर डिडक्ट होना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले तो कंपनी ने किया ही नहीं, कभी भी नहीं किया है, और वो 2015 में आके हमें बता रहे हैं, तो हम एवरी ईयर ये माइनस करेंगे। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है, क्योंकि नेम से क्लियर है एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो एवरी ईयर माइनस हो जाएगा 55,000। ठीक है, अभी आप एवरी ईयर माइनस करना सीखिए, मैं आपको इसका एक और भी मेथड बताऊंगी आगे चलकर कि किस तरह से हम इसको एक ही बार भी कर सकते हैं, बट अभी एवरी ईयर माइनस कीजिए सो डेट आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए इन एडजस्टमेंट्स को देखिए, कोई डाउट, इसको सॉर्ट कर लेते हैं हम। 40,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000 इट विल बी 30,000। तो आपका जो 2013 का प्रॉफिट अब बनेगा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे, दैट विल बी 30,000। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में 30,000 तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। 50,000 है प्लस 10,000 एबनॉर्मल लॉस आपने ऐड किया, तो ये हो गया 60, 60 में से 5 माइनस, दैट विल बी 55,000। ठीक है, इसी तरह से 45,000 माइनस 5,000 इट विल बी 40,000। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि आपने कैलकुलेट करनी है फर्म की गुडविल किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इट विल बी रिटन इन द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years ऑफ फर्म। ठीक है, तो ये चीज आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी रिटन होगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट्स आ गए आप लोगों के पास जिस तरह से आपने एडजस्ट करने थे। अब प्रॉफिट्स एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट्स निकालिए, क्योंकि आपका एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा आपके पास, 30 प्लस 55 प्लस 40। जल्दी से इसको कैलकुलेट कीजिए, 30 प्लस 55 प्लस 40 इट विल बी 1,25,000 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो जब आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे आप लोगों के पास आ जाएगा कुछ 41,666 लगा लो, या फिर 67 कर लो राउंड ऑफ करके, क्योंकि पॉइंट्स में आ रहा है, तो 41,667 भी आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो प्रॉफिट्स आपके इस तरह से निकल गए। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करनी है, गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला क्या था, गुडविल विल बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2 years परचेज। एवरेज प्रॉफिट आप लोगों के पास निकल चुका है, तो आप गुडविल निकाल पाएंगे अब।
ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए अपनी नोटबुक्स में। गुडविल इज इक्वल टू 41667 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं 2। तो आपके पास जो ये गुडविल की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 8,334। ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल 8,334। इस तरह से क्वेश्चन कैलकुलेट होगा। देखिए सिंपल था, कुछ नहीं है, बस आपने प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना है और आपका जो मेथड है वो वही रहेगा, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एंड मैं आपको बता दूंगी एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिर्फ फर्स्ट पार्ट है जिसको हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसी टाइप का मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और करके दिखा देती हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन सिंपल एवरेज प्रॉफिट का कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन इज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। देखिए ये तो सिंपल है कि 2 years परचेज के अकॉर्डिंग गुडविल आपने निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट लेने हैं कितने ईयर्स के, लास्ट 4 years के, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। अब जो लास्ट 4 years के आप लोगों ने एवरेज प्रॉफिट लेने हैं वो है 50,000, 1,20,000, 1,80,000, बट 2017 में आप लोगों को हुआ है लॉस। ठीक है, प्रॉफिट नहीं है। तो जब आप टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट्स लेंगे तो उसमें से जो ये लॉस है ना ये माइनस होगा। प्रॉफिट्स ऐड करते हैं, लॉसेस माइनस होंगे, तो वो माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, ऑन 1 April 2016 a motorbike was purchased and debited to traveling expenses account on which depreciation is to be charged at the rate of 20% per annum। और आपने इसमें कैलकुलेट करना है गुडविल। देखिए 50,000 की मोटर बाइक है जो उन्होंने 1 April 2016 को परचेज की थी, लेकिन डाली कहां पर है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, आप लोगों ने क्लास 11 में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनानी सीखी, तो उसमें आपने क्या किया था, क्या जो मोटर बाइक आपने परचेज की थी वो कहाँ डाली थी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में। बैलेंस शीट में डालते हैं ना, क्योंकि एसेट है, एसेट आपने परचेज की है तो बैलेंस शीट में जाएगी, और उसका जो डेप्रिसिएशन होता है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते थे, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो आपकी रेवेन्यू एक्सपेंस है जो कि आपने रूटीन बेसिस पे यानी कि ईयरली बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। ठीक है, बट जो आपने मोटर बाइक परचेज किया वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इट वाज नॉट रेवेन्यू, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बीइंग एसेट बैलेंस शीट में जाता है। बट यहाँ पे उन्होंने डाल दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में। अब डाला ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, और हमें ये कैसे पता चला कि मोटर बाइक इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, वो इससे पता चला। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल दिया, और हमें ये पता है कि जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो अल्टीमेटली वो कहाँ गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मोटर बाइक गई है। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 20% डेप्रिसिएशन की यहाँ बात की गई है, ऑब्वियस सी बात है कि आप हर एक एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, यहाँ पे तो बोला हुआ था, बट चार्ज क्या किया गया होगा, नहीं। अब ये कैसे पता चला, ये इसलिए पता चला क्योंकि जब उन्होंने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग मान लिया है, मतलब उसको रेवेन्यू मान लिया, और कैपिटल तो माना ही नहीं। जो हमारा डेप्रिसिएशन लगता है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगता है ना, जब तक उन्होंने उसे कैपिटल मान के ट्रीट ही नहीं किया तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यानी कि उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स और कम हो जाएंगे। बट जो ये एसेट की वैल्यू है ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है, और यहां पे डाला आपका मोटर बाइक जो एक्सपेंस था, ठीक है, दैट वाज ऑफ 50,000।
बट यहाँ तो आना ही नहीं था, ये तो जाना ही बैलेंस शीट में था। अब यहाँ पे जब डेबिट साइड पे इसके एक्सपेंसेस इंक्रीज कर दिए गए तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, जो आपके लॉसेस हैं या फिर कहूँ एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हो गए होंगे, अल्टीमेटली जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो कम हो गए होंगे। तो अभी जो हमारे पास ये प्रॉफिट्स या लॉसेस दिखा रहे हैं 2017 में, दैट इज 70,000 का लॉस है हमारा। ये वाला यहाँ नहीं आना था बट डाल दिया, तो ये लॉस अब हम कम करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 70,000 का लॉस ये दिखा रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि मोटर बाइक यहाँ पे नहीं डालनी थी। ये चीज हम ठीक करेंगे। दूसरा, डेप्रिसिएशन यहाँ डालना था, जो नहीं डाला वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से हमारा लॉस बढ़ेगा। अब देख लेते हैं इसका नेट इफेक्ट क्या निकलता है। $2014, 2015, 2016 और 17 के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आपको गिवन है। प्रॉफिट 2014 का है 50,000, 15 का 1,20,000, 16 का 1,80,000 और 17 का 70,000 का लॉस है। तो लॉस को मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, माइनस को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करते हैं अकाउंट्स में। ठीक है, तो अभी क्या होने वाला है कि पहले तो ये जान लो कि इस जो एडजस्टमेंट की मैंने बात की आपसे मोटर बाइक वाली, इसका ट्रीटमेंट किस ईयर में होगा। देखिए उन्होंने बोला 1 अप्रैल 2016 को मोटर बाइक परचेज हुई है। ठीक, तो यानी कि ये ईयर कौन सा चल रहा होगा, आप अपने स्टडी के रिगार्डिंग जो आपका सेशन चलता है ना उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए 2016 में अगर आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है 2017 मार्च तक चलेगा। ठीक है, तो 2017 31 मार्च, तो ये वाला जो ईयर है वो 16-17 यानी कि 17 में खत्म होगा और 17 के एंड में जो प्रॉफिट या लॉस होगा उस पर आपका इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो यहां से ये चीज हम इम्पैक्ट इसका खत्म करेंगे। कैसे? देखिए मोटर बाइक जो परचेज की थी वो एड बैक हो जाएगी, क्योंकि हमने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस कर दी है और उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए हैं। तो 50,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाना था जो कि हमने नहीं लगाया, तो वो डेप्रिसिएशन लेस कर दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट था? दैट वाज 20%। अब 20% डेप्रिसिएशन लगेगा किस पे? मोटर बाइक की वैल्यू पे, और मोटर बाइक की वैल्यू कितनी है? 50,000। ठीक है, तो आप 20% 50,000 का जब आप निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 10,000, जो कि डेप्रिसिएशन आपने इसमें से माइनस करना होगा। ठीक है, तो अभी जो प्रॉफिट्स एडजस्ट करके आए हैं आपके पास वो देखिए, क्योंकि हमें ऑलवेज एडजस्ट करने पड़ते हैं अपने प्रॉफिट्स फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि हमें यहाँ से गुडविल निकालनी है। तो आपके पास जो एडजस्टेड प्रॉफिट आया है 2014 में 50 का 50,000 रहा, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं था। 15 में भी सेम रहा, 16 में भी सेम रहा, लेकिन 2017 में चेंजेस आए और वो चेंजेस आपके क्या थे कि 70,000 में जो माइनस का 70,000 था उसमें प्लस 50 हो गए, दैट विल बी -20। उसके बाद -10, -20 और -10 कितना हो जाएगा? -30,000। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे अमाउंट्स को डिनोट करने के लिए माइनस वाले को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये 30,000 का लॉस आ गया आपके पास। देखिए इसके बाद आपने निकालनी है गुडविल, एंड आई जस्ट वांट कि आप लोग खुद ट्राई कीजिए। गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए उन्होंने क्या बोला आपको कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। ठीक है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़िए। Goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit of last 4 years। तो आपने लास्ट 4 years का एवरेज प्रॉफिट लेना है और 2 years परचेज से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपने जो एवरेज प्रॉफिट लेना है कैलकुलेट कीजिए, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर्स का आपको प्रॉफिट लेना है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस
1,80,000 माइनस 30,000। ठीक है, यहां से टोटल प्रॉफिट निकाल लीजिए जल्दी से। फिर उसके बाद आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से इसको मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर आपका आ जाएगा, डेट विल बी योर गुडविल। 1,20,000 नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 4, डिवाइड कर देंगे आप 4 से, 4 8 जा 32। ठीक है, तो 80,000 विल बी योर एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 80,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है। और गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपके पास क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में गिवन थे, एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप निकाल चुके हैं, 2 years परचेज से मल्टीप्लाई करना है आपने सिर्फ। जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 80,000 इंटू 2, दैट विल बी 1,60,000 जो आपकी गुडविल होगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए एक बार, किस तरह से एडजस्टमेंट्स की गई हैं। अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन के अलावा भी किसी और तरह के क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन कमेंट्स। अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को कि किस तरह से हमने एडजस्टमेंट्स को किया है और एक्चुअल में फोकस ऑन द कंसेप्ट। देखिए क्लास 11 में जो आपने स्टोरी सीखी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, उससे रिलेटेड है। तो आपको उसका जो है अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। कर तो खैर वैसे भी लेंगे, क्रैमिंग इज ऑल्सो देयर, बट कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ आप मास्टर बन पाएंगे। सो फोकस ऑन दैट। तो ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट मेथड जिसको मैं बोल सकती हूं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बारे में, जो कि आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वॉचिंग, थैंक यू।